हेलो बच्चों, हम आपको सामाजिक विज्ञान में प्रश्न करा रहे थे, जिसमें मैं बता दूं कि ये 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। जो बच्चे बोर्ड देना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज और किस तरीके से लिखना है प्रश्न को, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न है। देखिए, इस स्तर पे बच्चे जो होते हैं उनका थोड़ा सा शब्द को समझने में समस्या होती है। ये प्रतिनिधित्व जैसे इसमें दिया हुआ वो नहीं समझ पाते कि क्या है। तो एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग चलेंगे। पहले प्रश्न को समझेंगे कि लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं। लैंगिक भेदभाव वो क्या है, और भारतीय राजनीति का मतलब, जैसे राजनीति सरकार है, सरकार चल रही है, तो राज्य को करने की इस तरीके से समझो, नीति जो होती है उसे राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो अभी कैसी अपनी लोकतांत्रिक सरकार है, तो उस लोकतांत्रिक सरकार में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा है, सांसद चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं। तो उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? प्रतिनिधित्व फिर नहीं समझे होंगे आप। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जैसे जो विधायक और सांसद हैं वो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जनता है, जनता की बात को वो जाके संसद में और विधानसभा में कहते हैं, रखते हैं। तो हमारी बात को जो पहुंचाता है, जिसके हम पीछे हैं, वो हमारा प्रतिनिधि है। तो इस तरीके से महिलाएं कितनी ऐसी हैं जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हैं, यानी कि विधायक और सांसद के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कितनी महिलाएं? तो ये प्रश्न कह रहा है आपसे। तो सबसे पहले समझेंगे लैंगिक भेदभाव। वीडियो बड़ा भी ना हो और आप समझ भी लें, इस तरीके से थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। लैंगिक भेदभाव का मतलब है, लैंगिक भेदभाव से तात्पर्य है पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता और भेदभाव। जैसा कि शब्द लैंगिक से आपको क्लियर हो रहा होगा कि दो ही लिंग है, एक स्त्री और पुरुष। तो लैंगिक आधार पे जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। भेदभाव से तो परिचित ही होगी कि आपके लिए ये नहीं है, आप महिला हैं इसलिए आप इसे नहीं कर सकते, आप पुरुष हो इसलिए आप ये कर सकते हो, आपको वेतन कम मिलेगा क्योंकि आप महिला हो। तो ये भेदभाव हो गया। ठीक है, लैंगिक भेदभाव समझ गए। यह भेदभाव निम्न आधारों पर हो सकता है। किन किन आधारों पर हो सकता है? शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर और राजनीति। शिक्षा समझेंगे, जैसे आजकल देखते हैं हम तो लिटरेसी रेट है, जो शिक्षा साक्षरता दर है, वो महिलाओं की कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। तो शिक्षा में भी महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे नंबर 1 लिखा है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं, जो कि लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ठीक, दूसरा है रोजगार। रोजगार तो आप समझते ही होंगे, नौकरी पेशा। तो रोजगार में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। प्रायः पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वेतन भी कम होता है। अच्छा, वो ये देखते हैं कि महिला हैं तो इनको कम वेतन दो, पुरुष हैं तो इनको ज़्यादा वेतन दो। ऐसा होता क्यों है, मैं आपको ये बताऊं होता क्यों है ऐसा। क्योंकि एक सामाजिक धारणा बनी हुई है कि महिला हैं, इन्हें तो यही जॉब करनी है, इनके पास ज़्यादा जॉब ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है तो इनको कम वेतन दोगी तो भी ये यहाँ पे काम करेंगे, और ज़्यादा वेतन दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पुरुष को अगर कम वेतन दोगे तो वो काम छोड़ जाएगा, ये तो मतलब दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे शहर में चला जाएगा, दूसरे प्रदेश में चला जाएगा। महिला है, कामकाजी है, घर पे रहना है, तो वो यहीं काम करेंगे। तो समझ रहे ना, इसलिए उनको वेतन भी कैसा दिया जाता है? कम। ये भी लैंगिक भेदभाव का एक उदाहरण है। तीसरा है आर्थिक अवसर। आर्थिक अवसर से मतलब है कि धन संबंधी अवसर। जैसे मान लो किसी घर में 2 फीमेल है, 1 मेल है, मान लो 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो भाई लड़के ने कहा कि हमें व्यापार करना, बिजनेस करना है। तो पिताजी ने उसको पैसे दे दिए कि लीजिए आप 50 लाख रुपया लीजिए और बिजनेस डाल लीजिए। वहीं पे अगर लड़की ने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो उन्होंने उसको बताया कि यार तुम नहीं कर सकते, या तुम लड़की हो, तुम नहीं संभाल पाओगे। तो आर्थिक अवसरों में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि अगर उसको मौका मिले, अवसर मिले, तो वो पुरुष से अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो तीसरा भेदभाव हो गया कि रोजगार में, और तीसरा आर्थिक अवसर। क्या लिखा गया है इसमें? पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा
कमजोर मानता है, इसलिए इन्हें आर्थिक अवसर भी कम मिलते हैं। पितृसत्तात्मक सोच का मतलब क्या है कि जैसे अपना जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुष प्रधान है। ये कह सकते हो आप कि पुरुष प्रधानता या पितृसत्तात्मकता की सोच की वजह से वो मानते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, ये काम नहीं कर सकती, तो इस वजह से उन्हें आर्थिक अवसर भी कैसे मिलते हैं, कम मिलते हैं। राजनीति में क्या है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14.7%। अब लोकसभा को देखा जाए तो लोकसभा केंद्र के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि मैंने पहले बताया है सत्ता की साझेदारी में कि लोकसभा केंद्र के परिप्रेक्ष्य में और विधानसभा राज्य के परिप्रेक्ष्य में होती है। लोकसभा में सांसद जाते हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभा में विधायक होते हैं, ठीक है, आप इस तरीके समझें। तो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7% तथा राज्यसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 9% है। महिलाओं को अक्सर उच्च पदों पर कम प्रतिनिधित्व मिलता है, जैसे कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। अभी आप अगर देखोगे विभिन्न राज्यों में 28 राज्य अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें देखोगे कि 1-2 जगह ही महिला मुख्यमंत्री हैं और ज़्यादातर पुरुष हैं, जैसे कि ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में भी महिला नियुक्त हुई हैं। तो इनको जो उच्च पदों पे कम ही रखा जाता है और लोकसभा विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व देखो 9% और 14% कम ही है, यानी कि भारतीय राजनीति में भी इनकी अच्छी स्थिति नहीं है, कम प्रतिनिधित्व मिलता है, जैसे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करता है। तो एक विधेयक लाया गया कि अब से 33% सीटें हैं वो किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। क्षेत्रीय सुशासन में जो जैसे कि तुम्हारा ग्राम पंचायत है और वो नगर पालिका परिषद है, उसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, जिससे कि कुछ स्थिति सुधरी है और सुधरने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक अच्छा कदम है ये। अब है कि लैंगिक भेदभाव का कारण क्या है। लैंगिक भेदभाव आपने समझ लिया, महिलाओं की स्थिति समझ ली कि क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो लैंगिक भेदभाव है क्या, ये समझें। पितृसत्तात्मक सोच, पुरुषों का महिलाओं के प्रति रूढ़वादी दृष्टिकोण। रूढ़वादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, रूढ़ का मतलब ये है कि जो हम बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, जिसके प्रति हमने कोई प्रश्न नहीं किया। हमारे बाबा कहते थे कि हमारे यहाँ महिलाएं बाहर जॉब करने नहीं जाती, तो हमारे पिताजी ने जॉब नहीं करने दी। हमारे पिताजी कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं बाहर जॉब करने नहीं जाती, तो हमने नहीं करने दिया। हमने कहा तो हमारे बच्चों ने नहीं करने दिया। तो अब उसके पीछे प्रश्न किसी ने नहीं पूछा कि क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं बाहर जॉब करने, इनको समानता का अधिकार क्यों नहीं है, जब हम जा सकते तो ये क्यों नहीं जा सकते। तो जब हम किसी परंपरा को बिना प्रश्न किए पूर्व में चली आ रही परंपराओं के अनुसार मानते रहते हैं, तो इसे रूढ़वादी परंपरा कहते हैं, समझ गए। तो यही है कि पहले वाले, इससे पहले की पीढ़ी के उनको कमजोर मानते थे, उनको कम अवसर देते थे, उसकी बाद की पीढ़ी भी उनको कम अवसर दे रही है, आज की पीढ़ी भी कम अवसर दे रही है। तो ये रूढ़वादी परंपरा, पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं की स्थिति खराब है। तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, पितृसत्तात्मक का मतलब तो जान ही गए, यानी पिता की सत्ता, पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। महिलाओं के आर्थिक अवसर कम मिलना। महिलाओं को जब आर्थिक अवसर कम मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी ग्रोथ कम होगी। जब ग्रोथ कम होगी तो तुम कहोगे देखो ना, हमने बोला था ना कि ये कमजोर है, ये नहीं कर पाएंगे, और उनको अवसर दिया नहीं। और जब अगर एक आध बार अवसर मिला और वो उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो तुमने कह दिया देखा ना हमने नहीं कर पाओगे। तो उन्हें आर्थिक अवसर भी कम मिलते हैं, यानी धन संबंधी अवसर। तीसरा है शिक्षा और साक्षरता की कमी। बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है महिलाएं, साक्षर नहीं है, इस वजह से भी बहुत सी चीज़ों से वंचित रह रही हैं, जिसके कारण भेदभाव किया जा रहा है। ये तो हो गए लैंगिक भेदभाव के कारण। अब इसके उपाय क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो भेदभाव को रोकने के कारण क्या है, महिलाओं को शिक्षित करना, सबसे पहले एजुकेटेड करेंगे। रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनको क्या करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उनको आरक्षण देंगे, जिससे कि वो वहाँ पहुँच सकें, पहुँच के अपना डेवलपमेंट कर सकें।
तीसरा है आर्थिक असमानता को खत्म करना। आर्थिक असमानता जैसे कि धन संबंधी असमानता है उसको खत्म करना, जैसे कि पुरुषों को जितना वेतन मिलेगा उतना महिलाओं को भी वेतन मिलेगा। पुरुष अगर व्यापार कर सकते हैं तो महिलाएं भी व्यापार कर सकती हैं। तो आर्थिक अवसरों को असमानताओं को खत्म करना। तीसरा है महिला शिक्षा के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान करनी चाहिए। सरकार को भी अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए जिससे कि महिलाओं में जो लैंगिक असमानता है वो दूर हो। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी के साथ स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंगिक असमानता। ठीक है।